हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस सर पर। तो हम लोग आज देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास, हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर हमको इस चैप्टर में मुख्य रूप से जो बात करना है वो पदार्थ के बारे में हमको बात करना है। बहुत सारी बातें इस चैप्टर में हम करने वाले हैं, और वो कौन कौन सी बातें हैं जो इस चैप्टर में हम करने वाले, एक बार चैप्टर का हम ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम चूँकि पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने यही आता है कि पदार्थ क्या होता है। तो पहले जानेंगे पदार्थ क्या है, फिर पदार्थ की बनावट किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में भी हमको जानकारी लेना है। ठीक है, पहले लोगों का क्या मानना था, पदार्थ किस प्रकार से बना हुआ है, अभी जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या खोज के निकाला है पदार्थ के बनावट के बारे में। इसके अलावा पदार्थ का वर्गीकरण, जो कि पदार्थ की भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, एक एक करके इस तीनों को डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर मिलेगा जो हम अपने आम जिंदगी में देखते हैं। जैसे कि वाष्पन के कारण ठंडक क्यों उत्पन्न होती है। ठीक है, अगर मान लो किसी बर्तन में पानी रख दो और धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पन होगा और वो ठंडा हो जाएगा, पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये ठंडा क्यों होता है। या गिलास, जब किसी गिलास में हम पानी डालते हैं ना, ठंडा पानी, तो गिलास के दीवार के चारों ओर बाहर में पानी की बूंदें नजर आने लगती है, ऐसा क्यों होता है। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके बारे में हमको जानना है। ठीक है, फिर हमको कुछ एक और घटना के बारे में देखना है, विसरण क्या होता है। ठीक है, और पदार्थ पर ताप का प्रभाव भी देखना है, टेम्परेचर के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, फिर है पदार्थ का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन, जो हम ठोस, द्रव और गैस पढ़ेंगे। इसमें हमको फिर उसके बाद जान लेना है कि पदार्थ के ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, या होता भी है या नहीं होता है, क्या सारे पदार्थ के साथ होता है या कुछ ही पदार्थ के साथ होता है। ये सारी बातें हमको इसमें पढ़ना है। फिर पढ़ना है 3 पॉइंट है, गलनांक, वाष्पन और संघनन, जिसमें से वाष्पन को खास करके डिटेल में पढ़ना है हमको, गलनांक और संघनन को भी पढ़ना है। फिर हिमीकरण पढ़ लेना है, और गुप्त ऊष्मा को भी पढ़ना है अच्छे से, ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में पदार्थ की 2 अवस्था और है, प्लाज्मा और BEC, यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका नाम होता है क्या चीज़, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो इसका पूरा नाम होता है। इसके बारे में भी हमको लास्ट में पढ़ लेना है। तो एक चैप्टर का मोटा मोटी ओवरव्यू था कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं। अब ये चैप्टर इतना छोटा नहीं होने वाला है, अगर चाहे बहुत सारे लोग इसको छोटा कर देते हैं, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं होने वाला है, बहुत बड़ा भी नहीं होने वाला है। हम मीडियम में लेकर चलने वाले बातों को। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, आगे देखना है। तो अब हमको क्या करना है, अब जान लेना है एक साधारण सा प्रश्न। पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पदार्थ होता क्या है, पहले तो ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी बोल दे, सीधा सीधी समझाने के लिए, कि हमारे आसपास में जो भी वस्तुएं नज़र आ रही है, सारा का सारा पदार्थ है। ठीक है, सारा का सारा क्या है, पदार्थ है, और पदार्थों से मिल करके बना हुआ है। कुछ भी हो जाए, हमारा शरीर खुद पदार्थों से मिल करके बना है। जो चेयर है हमारे आसपास में, वो भी पदार्थ है। जो ये मार्कर है, ये भी पदार्थ है। जिस मोबाइल से वीडियो शूट हो रहा है, वो भी पदार्थ है। जिससे तुम देख रहे हो, वो भी पदार्थ है। जो फैन चल रहा है, वो भी पदार्थ है। जो लाइटें जल रही है और जो बल्ब जिससे बना है, वो भी क्या है, पदार्थ है। सारे सारे पदार्थ। तो कहने का मतलब क्या है, कोई ना कोई तरीका तो होगा ना कि पदार्थ को जानने का, कि कोई स्पेसिफिक का, जिसे कि हम पता कर पाए कि किसी भी वस्तु को कब पदार्थ बोल सकते हैं और किसी भी वस्तु को कब पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। तो है, साइंटिस्ट सब ने क्या किया, क्या बोला, किसको पदार्थ बोलेंगे भैया, तो ये बता दिया, वैसा वस्तु जो स्थान ग्रहण करे, जो स्थान घेरे। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे उसको पदार्थ बोलेंगे। मतलब यदि एक चेयर को रखो किसी जगह पर, तो वो जगह घेरेगा। तुम खुद कहीं पे बैठो तो तुम भी जगह घेरोगे। अगर पानी को किसी बर्तन में डालो, वो भी जगह घेर रहा है। हवा
को कहीं पे रखो तो वो भी जगह घेरेगा। अब प्रश्न आएगा हवा तो हर जगह है तो जगह कैसे घेर रहा है? तो अगर गुब्बारे में हवा को डालते हैं तो वो क्या करता है, फूल जाता है। इसका मतलब क्या है कि हवा जो है वो जगह घेरता है। समझ में आ रहा है? तो ये ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान हो। देखो वैज्ञानिकों ने क्या कहा, जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब जो स्थान भी घेरे जिसमें द्रव्यमान हो। अब द्रव्यमान का मतलब अभी के लिए हम भार मान के चलेंगे, लेकिन द्रव्यमान और भार में थोड़ा सा अंतर होता है। मतलब जिसमें भार हो, जो स्थान घेरे, और तीसरा पॉइंट, इससे पहले इसको समझ लेते हैं ना, जिसमें द्रव्यमान हो। अगर मान लो तुम किसी चेयर पर बैठ रहे हो तो पहली बात तो तुम चेयर में स्थान घेर रहे हो, कोई और व्यक्ति वहां पर बैठ नहीं सकता है, पहली बात तो ये समझो। दूसरी बात है कि अगर तुम चेयर पे बैठ रहे हो तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ वेट भी होगा, द्रव्यमान भी होगा, ठीक है। दो कंडीशन यहाँ से फुलफिल हो रहा है। या कोई बुक उठा लो, बुक को अगर कहीं पे रखेंगे तो वो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा और कुछ ना कुछ उस बुक का वजन भी होगा। तो पदार्थों के बारे में हमने दो बातें बताई और दोनों बातों को अच्छी तरह से हमने समझ लिया, ठीक है। जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, अभी ये क्या मतलब हुआ? अवरोध उत्पन्न करने का मतलब क्या होता है? अवरोध उत्पन्न करने का मतलब होता है कि अगर किसी वस्तु को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो हटाने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा। उसके बल से यदि हमारा बल ज़्यादा होगा तो हम वस्तु को हटा पाएंगे। सपोज 1000 किलो का पत्थर रखा हुआ है, अगर हम हटाने के लिए जाएंगे तो नहीं हटेगा, क्योंकि उस क्या है, वो बदले में बल लगा रहा है। अगर हमारा बल ज़्यादा होगा तो वो पत्थर हटेगा, हमारा बल कम होगा तो पत्थर नहीं हटेगा। तो पदार्थ किसको बोलेंगे? पदार्थ कोई भी वस्तु हो जो स्थान घेर लेगा, जिसमें द्रव्यमान हो, जो अवरोध उत्पन्न करता हो, पदार्थ कह लेगा। अच्छा, जो स्थान घेरने का मतलब क्या होता है? ये आयतन होता है। जितना स्थान कोई भी वस्तु घेरता है उसको क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। यानी कि वैसा कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका भार हो और जो अवरोध उत्पन्न कर सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोल देंगे पदार्थ। तो पदार्थ की परिभाषा समझ में आ गई ना? चलो पदार्थ के हम गुण के बारे में बात। पदार्थ की बनावट पहले इसके देख लेते ना, पदार्थ की बनावट। अब अपने को देख लेना है कि पदार्थ की बनावट कैसी होती है। देखो बहुत समय पहले की बात करें ना, जो पुराने हमारे ऋषि मुनि महात्मा हुए, उन्होंने भी काफ़ी खोजे की है। हालांकि जो भारत में बहुत सारी खोजें हुई है, जो भी अन्वेषण हुआ है, खोज हुआ है, वो बहुत ज़्यादा प्रचारित नहीं हुआ। अब इसका रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जो 2-3 ऋषि मुनि महात्मा का नाम होता है, कनाद आता है, ठीक है, और भी 1-2 हैं, उन सब के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पदार्थ के कणों की बनावट के बारे में क्या मानना था पहले के लोगों का? पहले के लोग मानते थे पदार्थ जो बने होते हैं वो लकड़ी के गुटके के भांति सतत होते हैं। मतलब कि पदार्थ कणों से मिलकर के नहीं बने हैं। पहले ऐसा माना जाता था कि पदार्थ जो है जैसा दिख रहा है ना वैसा ही है, वही पदार्थ है। यानी छोटे छोटे टुकड़े से मिलकर के नहीं बने, छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बने, बल्कि बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर के पदार्थ बने हुए, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन आधुनिक समय में हम जानते हैं कि पदार्थ किससे बना होता है? पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। यानी कि पदार्थ की बनावट कैसा होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है, ठीक है जी, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनता है। पदार्थ किससे बनता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बनता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। चलो जी, हाँ, अब अगर हम पदार्थ के भौतिक प्रकृति की बात करें या पदार्थ के कणों के गुण की बात करें, कणों के गुण। अब हमने क्या बताया कि आधुनिक समय में हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने, ये हमको आधुनिक समय में, अभी के समय में पता है। लेकिन पदार्थ के कण जो है कितने छोटे होते हैं? तो पदार्थ के कण बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ठीक है। पहले बात तो देखो, पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं और पदार्थ के कण क्या होते हैं? चलो जी, तो
अगर हम पदार्थ के बारे में देखें कुछ बात, तो पहला पदार्थ कणों से मिलके बने हैं, ये तो हमको पता चल गया। अब कैसे मान ले कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बने, कैसे मान ले? कोई उदाहरण तो होगा कि ऐसे तो हम कुछ मान नहीं लेंगे कि पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे चीनी पदार्थ है क्या? चीनी पदार्थ है। पानी पदार्थ है क्या? पानी पदार्थ है, क्योंकि चीनी में भी भार होता है, पानी में भी भार होता है, चीनी भी जगह घेरता है, पानी भी जगह घेरता है, तो हुआ ना पदार्थ, दोनों का दोनों पदार्थ है। लेकिन क्या होता है, ज़रा हमको एक बात बता दो, ये हमारे पास एक गिलास है, इस गिलास में मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है और इसमें हमने कुछ चीनी मिला दिया, ठीक है, इसमें हमने कुछ चीनी मिला दिया, तो पानी का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, पानी का लेवल कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक आएगा। अब इसको हम मिलाते हैं चीनी को, चीनी को जब मिला देंगे तो पूरी तरीके से चीनी जो है वो पानी में क्या होगा? घुल जाएगा। ये चीनी हमारा घुल गया, पुनः पानी का जो लेवल है वो अपने वास्तविक लेवल जो पहले था इस वाले लेवल पर पानी आ जाएगा। तो अब देखो, चीनी जगह घेरेगा, चीनी पदार्थ है, पानी जगह घेरेगा, पानी पदार्थ है, इसका मतलब जो लेवल बढ़ा था वो तो बढ़े रहना चाहिए ना। लेकिन चीनी जैसे ही यहाँ, तो पहली बात चीनी गायब हो गई, तो चीनी गई कहाँ? दूसरी बात है कि ये लेवल क्यों नहीं बढ़ा, ये पानी का जो लेवल है यहाँ तक, इस ये आगे क्यों नहीं गया, इसका क्या रीज़न है? अब इसका आंसर हमको तब तक नहीं मिलेगा जब तक हम ये मान के नहीं चले कि पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है। अब हुआ क्या, जब हमने चीनी को पानी के अंदर डाला, ठीक है, चीनी को पानी के अंदर में डाला, तो धीरे धीरे जो चीनी के जो कण थे ना, पार्टिकल्स है, तो एक तो छोटा छोटा कण होता है ये चीनी का हमारे लिए। अब चीनी के जो कण है ना, वो और भी छोटे छोटे कणों में टूट गया, ठीक है, और टूटने के बाद वह जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है ना, उसके बीच में चला गया। अब ये तो तभी संभव है जब पहली बात पदार्थ कणों से मिलकर के बना हो, पहली बात जब पदार्थ कणों से मिलकर के बना हो, और दूसरी बात जो है पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर के बना हो, बहुत छोटे कणों से मिलकर के बना हो, ठीक है जी। तो दो बातें यहाँ से हमको समझ में आता है, एक तो पदार्थ कणों से मिलकर के बना होता है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी को डाला। अगर लकड़ी की भांति या पदार्थ के कण बड़े बड़े होते, कणों से मिलकर के नहीं बना होता, तो चीनी घुलता ही नहीं पानी में, ठीक है, पानी में चीनी घुल रहा है, इसका मतलब क्या है कि पदार्थ कणों से मिलके बना है। और दूसरी बात, पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। समझ में आ रहा है? चलो जी आगे देखें। तो पदार्थ कणों से मिलकर बना है, पदार्थ बहुत ही छोटे कणों से मिलकर के बना है। तीसरी बात है, पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण जो है हमेशा गतिशील होते हैं, ये देखो हमेशा गतिशील होते हैं, यानी कभी रुकेगा नहीं। अब बोलोगे सर हमने कहाँ देखा, हमने तो देखा कुर्सी वहीं का वहीं है, तो उसका कण कहाँ से गतिशील है? अगर पानी किसी बर्तन में रख दिए तो पानी तो कहीं निकल के जा नहीं रहा है, तो पदार्थ का कण गतिशील है, तो कहीं ना कहीं चले जाना चाहिए ना, है कि नहीं? ठीक है, तो गतिशील होने का मतलब है पदार्थ के कण के बीच में कंपन होता रहता है। यानी पदार्थ का अगर मान लो ये कोई पदार्थ का कण है, ठीक है जी, ये कोई पदार्थ का कण है, तो इसका अपना कंपन होता रहता है, गति में रहेगा। लेकिन ये भागने नहीं भागना किस पर डिपेंड करेगा, ये आगे आने वाले इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले, कहीं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, ये हम इसी चैप्टर में पढ़ लेने वाले हैं। फिलहाल समझ के चलो पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं। इसको इस वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं, इसको इस वाले उदाहरण से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ से चीनी डाल रहे हैं ना, तो अगर चीनी डाल के सो जाओ 1 घंटा तो चीनी अपने आप गायब हो जाएगा। हमने पानी नहीं मिलाया, पानी को ना ही हिलाया ना डुलाया, ये चीनी अपने आप गायब हो गया। अब अपने आप कहाँ गायब हुआ? अगर पदार्थ के कण गतिशील ही नहीं हैं, पदार्थ के कण में गति ही नहीं है, तो पानी में चीनी डालने पे ये चीनी कहाँ गायब हो गया? गायब नहीं होना चाहिए था ना, क्योंकि पानी के कण भी गतिशील है और चीनी के कण भी गतिशील है, इसलिए दोनों कण एक दूसरे से टकरा कर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और पानी के कण के बीच में चला जाता है।
ये बात समझो। तो पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, एक और उदाहरण हम बता दें, एक और उदाहरण बता दें। देखो खाना बनता है ना रसोई घर में या भोज बन रहा हो कहीं पर, तो क्या होता है, बहुत दूर से ही हमको खाने की सुगंध आ जाता है। खास करके जब खाना गर्म हो तो बहुत दूर से ही सुगंध आ जाता है। उसमें होता क्या है कि खाने में जो भी कण है, खाने के जो भी कण है वो क्या करता है, हवा में मिलकर के हमारे पास तक चला आता है। हवा में मिलकर कहाँ चला आता है, हमारे पास। अब कण गतिशील है तभी तो हमारे पास तक आता है। अगर कोई परफ्यूम लगा के घूमे तो क्या होता है, दूर से ही हमको पता चल जाता है, अच्छा अच्छी खुशबू है, ये बोल देते हैं ना। तो ऐसा रीज़न क्या है, क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, ये हवा में मिलकर हम तक पहुंच जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है जी। देखो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चौथा पॉइंट है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, आकर्षित करते, ये समझो बात को। कैसे समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? बहुत सिंपल सा उदाहरण हम ले लेते हैं जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ के कण जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। 3 वस्तु लेना है हमको। एक चौक ले लेना है, एक अपने को क्या लेना है, ईंट, चौक ले लिए। चौक के बाद हमको एक लोहा ले लेना है और ईंट ले लेना है। 3 वस्तु हमने लिया। तीनों को हथौड़ा से तोड़ने का प्रयास करो। किसको तोड़ना आसान है? हमको पता है कि चौक या जो पेंसिल होता है, जो जिसे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको हम आसानी से तोड़ लेंगे। ईंट को तोड़ने में थोड़ा मेहनत ज़रूर लगेगा लेकिन टूट जाएगा। लेकिन लोहा को तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, या हो सकता है लोहा टूटे भी नहीं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि पदार्थ के जो कण है वो एक दूसरे को आकर्षित करता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण जो है वो लोहा में है और सबसे कम आकर्षण चौक में है। आकर्षित तो करता है, लेकिन अलग अलग वस्तुओं में पदार्थ की जो आकर्षण शक्ति होती है, पदार्थ के कण जो एक दूसरे को पकड़ कर रखता है, वो जो आकर्षण शक्ति होता है वो अलग अलग वस्तुओं में अलग अलग होता है। ये भी बात यहाँ पर मान के चलो। ठीक है, चलो अच्छा, यहाँ से एक और बात से समझ सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। या देखो ये एक नल बना लेते हैं हम यहाँ से। ये अपने पास ऐसे का एक नल है, चलो जी नल है, टेप है ना, टेप बढ़िया नल बना। अब यहाँ से पानी निकलेगा। अब हमने बचपन में क्या किया कि पानी के धारा में उंगली को बार बार डाला है, तो हमको याद तो होगा। देखो पानी की धारा में जो नल से पानी निकल रही है उसमें अगर उंगली डालते हैं ना, तो हमारे उंगली के दोनों तरफ से पानी आकर के फिर नीचे आकर मिल जाती है। अब ये रीज़न क्या है इसका? क्योंकि पानी के कण क्या कर रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण नीचे आकर क्या होता है, पानी की जो धारा है, पानी के जो कण है वो वापस आकर के मिल जाती है। ये बातें समझ में आ गई? ठीक है जी। और लास्ट है हमारे पास, पदार्थ के कण एक दूसरे को, पदार्थ के कणों के बीच में, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, या रिक्त स्थान बोल लो, रिक्त स्थान होता है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कैसे समझ सकते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है? वही चीनी पानी वाला उदाहरण जो अभी है ना, तो चीनी गायब हो जाता है। कहाँ गायब होता है? पहले चीनी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और टूटने के बाद कहाँ चला जाता है? टूटने के बाद जो जल के कणों के बीच में जो खाली स्थान है वहाँ चला जाता है। तो चीनी का गायब होना दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। तो ये बातें यहाँ से समझ में आ गई। ठीक है, इस वीडियो